Hello and welcome to NDTV. I'm Rohit Khilnani. Joining me is Nawazuddin Siddiqui. Nawaz bhai, firstly, thank you so much for giving me time. थैंक यू। नवाज भाई, कितना समय लगता है एक मंटो से ठाकरे बनने में मेंटली? तो बहुत वक्त लगता है, बहुत ही जब मंटो कर रहा था उसको निकालने में वक्त लगता है फिर क्योंकि आपको ठाकरे करना है और वो जीरो से, क्योंकि क्या होता है ना, जीरो से स्टार्ट करनी होती है हर सारी चीज़ें, तो उसका कोई भी अंश ना रहे तो ही आप नेक्स्ट रोल के लिए के साथ जस्टिस कर सकते हैं। तो वक्त तो लगता है। कैसे क्या एफर्ट होता है दूसरे कैरेक्टर में जाने में? और मंटो जैसा कैरेक्टर तो आपको काफ़ी इम्पैक्ट रहा। मैंने आपको तभी इंटरव्यू किया था, आपने कहा था बहुत इम्पैक्ट रहा है मेरे पर्सनल लाइफ में। कैसे बाहर निकलता है कैरेक्टर? वही अपना रियल लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, एक दो ट्रोलिंग देख लेते हैं जिसमें गालियां पड़ी हुई होती हैं आप तो सेंटर में आ जाते हैं। ये पढ़ता तो नहीं, लोग ला के दिखा देते हैं। कभी अनूप है, वो ला के दिखा देते हैं, देखो गालियां पड़ रही हैं आपको। मैंने कहा वेरी गुड, तो अच्छा सही सेंटर में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है, गाली पड़ती है या कभी? नहीं, अब नहीं आता। पहले आता था गुस्सा, लेकिन अब नहीं आता, क्योंकि गाली देने वाले हमेशा गाली देते रहते हैं और काम करने वाले काम करते रहते हैं। जी, हम और आप काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, है ना। जो गाली देने बैठे हैं वो कायर लोग हैं, बैठे रहते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं और लोगों की बेइज्जती करते रहते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपको लगता है ये जेन्युइन लोग हैं या ये एक ऑर्गेनाइज सेटअप है कि ये? आई डोंट नो, कोई नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी हैं, फ्री बैठे हैं, इनको फ्री बैठे हैं, इनके पास काम धाम कुछ है नहीं, और जो सिर्फ सोशल मीडिया पे लिख के जो है अपने आप को फन्ने खा समझते हैं। भाई, जब फर्स्ट आपको अप्रोच किया किसने ठाकरे के रोल के लिए, सरप्राइज थे पहली बार? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और मैं थैंक्स टू राव साहब के, उन्होंने मेरे जैसे एक्टर को इस चीज़ के लिए सोचा। वो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रोल वाकई कोई भी करने के लिए तैयार था। उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े स्टार इस रोल को करने के लिए रेडी थे, मैडनेस थी उनके अंदर। बट थैंक गॉड, चूंकि राव साहब के पास राव साहब जो है बहुत ही क्रिएटिव इंसान भी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। पॉलिटिक्स में ज़रूर है, लेकिन क्रिएटिविटी है उनके पास। जैसे अक्सर क्या होता है कि जैसे बंगाल और महाराष्ट्र की एक कल्चर रही है, ट्रेडिशन है कि शुरू से एक आर्ट में होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बचपन से इन्वॉल्वमेंट होता है। तो भले ही कोई पॉलिटिशियन हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन एक आर्ट के प्रति जो है ना उनका वो रहता है, रवैया रहता है हमेशा। आपने कहा आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। ये एक जेन्युइन एज एन एक्टर नहीं है कि एज अ पर्सन ही नहीं है? सी, एज एन एक्टर तो मेरी है ही नहीं, बट क्या होता है एज एन एक्टर भी फर्क पड़ता है ना, आपकी पर्सनैलिटी भी फर्क पड़ता है। जो प्रोफेशन आपका होता है वो कहीं ना कहीं आप ऐसे होते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर कथक डांस में जब कथक केंद्र हमारे चूंकि एनएसडी के पास में ही है, जब लड़का जो है वो सही सलामत आता है, 5 साल का कथक केंद्र में कोर्स करने के बाद उसके अंदर भी बिल्कुल ये इस तरह की चीजें आ जाती हैं। राइट। तो वैसे ही हमारे साथ भी है कि आ जाता है। राइट। लेकिन पर्सनली तो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी होगी? नहीं, मैं किसी चीज़ पे वैसे भी मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से 25 साल से सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। आई थिंक 91 से काम कर रहा हूँ मैं। थिएटर किया पहले 7-8 साल तक थिएटर किया, और अब ये 25-26 साल के आसपास हो गए। तो क्योंकि क्या होता है ना, जो आदमी जो काम करता है वैसा ही हो जाता है। तो हम लोगों की लाइफ में, स्पेशली मेरी लाइफ में तो ऐसा हो गया कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कभी कुछ फर्क महसूस ही नहीं हो पाता मुझे। क्योंकि आपने कहा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट बन गया। ट्विटर पे मैंने काफ़ी रिएक्शंस भी पढ़े, जो लोग कह रहे थे कि कैसे एक पर्सन की पर्सनल आइडियोलॉजी नहीं हो सकती है, कुछ होगा फेथ के बारे में, रिलीजन के बारे में। फेथ, ऑफकोर्स फेथ है कि बहुत सारी चीज़ों पे फेथ है, ऐसी बात नहीं। जो लोग फेथ करते हैं किसी दूसरी चीज़ पे, उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ मैं। बट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे मेरा थोड़ा सा बिलीव कम है। एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो गया? एक्सपीरियंस की वजह से भी ऐसा हो गया, और बिकॉज ऑफ प्रोफेशन की वजह से भी ऐसा हो गया। जी, जब बाल ठाकरे थे वो काफ़ी कुछ बोलते थे मुसलमान के बारे में, यूपी से जो लोग आए उनके बारे में। आप दोनों हैं, आपको लगा कि ये रोल एकदम सही होगा करने के लिए? देखिए, पहले तो मैं एक एक्टर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, और मैं किस जगह पे पैदा हुआ उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। किस कम्युनिटी में पैदा हुआ, ऑफ कोर्स मैं मुस्लिम हूँ, और मैं इसमें होने में मेरा कोई, जब मैं पैदा हुआ फैमिली में, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैं जिस स्टेट में पैदा हूँ उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरे अपने आप में,
कि मैंने अपने आप को कैसे बनाया, कैसे एजुकेट किया, कैसे एक्सपीरियंस लिया, और उसको करने के बाद मेरा एक मैं बना, और मेरे होने से आज मैं जो फिल्में करता हूँ, जैसे अभी हम फोटोग्राफ की बात कर रहे थे, आज वो बर्लिन में भी है, सनडांस में भी है, और मेरी जो बहुत सारी फिल्में जो फेस्टिवल्स में जाती हैं, जब हम कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक खुशी होती है कि हमारे होने से एटलीस्ट चाहे एक तिनके भर का फर्क दूसरी कंट्री में हमारी अगर कंट्री का नाम हमारे होने से तिनके भर का भी नाम हो रहा है, तो उससे एक प्राउड फील होता है कि बीइंग एन इंडियन, कि आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि एज ए कोई स्टेट, एज ए कम्युनिटी, कोई वो नहीं, बल्कि क्योंकि मैं सिनेमा में हूँ, तो मैं सिनेमा में मेरी चाह होगी, मेरी कोशिश होगी कि उसमें कंट्रीब्यूट करूँ, और मेरे देश का नाम थोड़ा, हमारे होने से अगर थोड़ा बहुत कहीं भी नाम आता है हमारी फिल्मों की वजह से, तो उससे प्राउड की बात और क्या हो सकती है। नहीं, और आप बहुत ऐसा काम कर रहे हैं, ये दोनों फिल्में बर्लिन और सनडांस में आना बहुत बड़ी बात है। तो जब बाला साहब ये सब कहते थे, तब आप कहाँ थे? आप काम कर रहे थे, आप मुंबई में थे, यूपी में थे? उनकी स्पीचेस देखी थी, सुनी थी? हाँ, मैंने कुछ स्पीचेस, इंटरव्यूज मैंने देखे थे उनके, उस वक्त मैं यहीं था, और मुंबई में भी था, और दिल्ली में भी थे हम लोग, यहाँ पे भी थे। कैसा लगता था तब उनकी स्पीच सुन के? हर आदमी की अपना रवैया होता है। आज भी बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से स्पीच देते हैं, उनका अपना थॉट होता है, वो हर एक आदमी की अपनी वो होती है, ओपिनियन होती है। आज भी जैसे हम चैनल पे देखते हैं, हजारों लोग बोलते रहते हैं, कभी कभी तो लगता है कि बहुत सारे लोगों ने भी, जैसे हमारे आसपास जब मैं दोस्तों को देखता हूँ, उन्होंने न्यूज चैनल जो है स्पेशली बंद कर रखे हैं, तो इसलिए कर रखे क्योंकि हमें ये संसार नहीं देखना है ना। तो ये लेकिन आपके ऊपर है वो, कि आप किसी चीज को सुनना चाहते हैं, किसी चीज को नहीं सुनना चाहते हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आपकी अपनी ओपिनियन है। कैसे मैनरिज्म्स के लिए आपने क्या कुछ देखा उनका? मैनरिज्म के लिए जरूरी नहीं कि जो वो उनके मैनरिज्म थे वही डिट्टो मैं पकड़ूं और उसको कॉपी करूं, इमिटेट कर, हाँ, वो नहीं मैं चाह रहा था, बल्कि अडेप्ट करना चाहिए उसको। हाँ। भाई मुझे मालूम है कि जब बाला साहब ऐसे बैठते थे तो मैं ऐसे बैठ जाऊं, वो कॉपी हो जाएगी, या जैसे बाला साहब बोलते थे वैसा मैं बोलूं, वो मिमिक्री हो जाएगी। कैरिकेचर नहीं मैं करना चाहता था, बल्कि मैं चाहता था कि ऑटोमेटिकली इतनी प्रिपरेशन कर लो कि वो इजीली अडॉप्ट कर सकें उस कैरेक्टर को। तो वो उस चीज पे हमने काम किया। और दूसरा होता है बायोपिक में एक इम्प्रेशन देना होता है, जैसे पेंटिंग का एक इम्प्रेशन होता है, आपको लगता है कि यार ये है, वो दिख रहा है वो है, लेकिन एक्चुअली वो है भी नहीं, लेकिन दिखता भी वो है। इस तरह के एक इम्प्रेशन में इस कैरेक्टर के थ्रू देना चाह रहा था कि लगे भी बाला साहब है, लेकिन नवाज भी लगे। राइट। क्या कुछ देखा? आप और संजय राउत जी बहुत बैठे, पिक्चर्स देखे, फोटोग्राफ्स देखे, वीडियोस देखे उनके, क्या कुछ देखा? क्या स्टैंड आउट हुआ आपके लिए? यही था कि मैंने किसी चीज को देखने के लिए उसका पूरा बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। बाला साहब ने जहाँ से शुरू किया, वो ब्रिलियंट कार्टूनिस्ट थे अपने टाइम के, है ना, तो और जॉब करते थे, अच्छा खासा उनका जॉब था। और उसी वक्त पे एक घटना हुई जब मिल्स बंद हो गई, और मिल बंद हो गई तो पूरा यूथ, जो मराठी यूथ था, वो बेरोजगार हो गया। और ऐसे में एक इंसान ने अपने जॉब वॉब को बिल्कुल अलग थलग रख के अपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया, अपने स्टेट के लिए काम करना शुरू किया। उसको करते करते 30, 35, 40, 50 साल लग गए, लेकिन वो करते रहे। कई लोगों के लिए बाला साहब बहुत बड़े हीरो थे, कई लोगों के लिए हीरो नहीं थे। इंडिया में जब बायोपिक बनती है, आजकल बहुत क्वेश्चन हो गया है कि खाली ग्लोरीफाई हो रहा है बायोपिक। ठाकरे कैसी फिल्म है, क्या ग्लोरीफाई करेगी इस कैरेक्टर को? क्योंकि कई लोगों के लिए वो हीरो नहीं भी है। एक तो बाला साहब को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं, वो रियल लाइफ में इतने बड़े हीरो थे। दूसरे ये है कि हमारी खुद की आदतें पड़ गई हैं, हम ग्लोरीफाइड हीरो को आज से नहीं पिछले 40 साल से देखते आ रहे हैं सिनेमा में। वो ग्लोरिफिकेशन ना होता तो शायद बहुत पहले से रियलिस्टिक फिल्में और करेक्ट फिल्में बननी शुरू हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत फिल्में बन रही है, वो भी जरूरी है, हर तरह की फिल्म बनना जरूरी है। बट हमारी आदत पड़ गई है कि हम अपने हीरो को सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं देखना चाहते। लेकिन आपने तो रमन राघव की बट वो किसने देखी? नहीं चली, वो चली नहीं, देखना ही नहीं चाहता, कमियां देखने नहीं चाहते, क्योंकि आपको रियलिज्म, आप रियलिस्टिक चीजों से भागते हैं, क्योंकि हमें नहीं देखना, क्योंकि हमारी लाइफ खुद ऐसी है। एज ए सोसाइटी हमको हीरो को हीरो ही दिखाना है, हीरो को हीरो ही देखना चाहते हैं। राइट। एक और चीज है, जब शिवसेना इस तरह से फिल्म को बैक करेगी और वो ही फिल्म बनाएंगे,
तो ऑब्वियसली सारी पॉजिटिव चीजें दिखाएंगे। एक नहीं नहीं, मुस्लिम का अभी तो view- फिल्म देखी नहीं ना हमने। हाँ। तो ये आई थिंक ये सारा डिस्कशन फिल्म के बाद कर रखते हैं ना। श्योर श्योर। पहले तो हम सिर्फ अगर टीजर पे ही सारा कुछ, ट्रेलर पे ही देखें। ट्रेलर पे ही हम सारा कुछ डिसाइड कर ले तो फिर वो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी इस फिल्म के लिए। क्या और क्या सीखने मिला उनके बारे में? कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको नहीं पता थी उनके बारे में, जो पता चली? मुझे उनकी उन्होंने जो काम किए हैं वो मुझे नहीं मालूम थे, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे उन्होंने उस वक्त पे अपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया, उनको प्रोवोक किया टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्पेशली, कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो, टेक्निकल लाइन में जाओ, और हॉस्पिटल्स के लिए काम किए। जितने भी आज बड़े बड़े हॉस्पिटल आप देखते हैं सब उनकी वजह से बने हुए हैं, है ना। और इंट्रोड्यूस की एम्बुलेंस फर्स्ट टाइम, लोगों के लिए छोटे छोटे काम धंधे शुरू किए उन्होंने, है ना। और हाईवेज वगैरह बनवाए, जो पुणे ये वो सब हाईवेज थे, इस पे काम किया उन्होंने। और इतने काम किए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बहुत काम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं। लेकिन यही है कि इस वो टीवी कैमरा न्यूज चैनल वालों को बहुत पसंद थे, क्योंकि वो पॉलिटिकली करेक्ट चीजें नहीं बोलते थे हमेशा। उनके मन में जो आता था वो बोलते थे। ऐसे डायलॉग बाजी होगी, एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिल्म में? अब ये तो मैं इस फिल्म जब देखेंगे ऑफ कोर्स होगी, वो डेफिनेटली होगी। बाड़ा साहब थे तो वो ऐसी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, वो होगी, वो डेफिनेटली चीज वो होगी। वो कहते थे उनको हिटलर भी पसंद था, वो ओपनली कहते थे। बिल्कुल, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन होती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को नहीं है पसंद। राइट। नवाज, आपकी और भी फिल्में हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जा रही है, कुछ समय निकालेंगे आप वहाँ जाने के लिए? फोटोग्राफ है? हाँ, फोटोग्राफ है जो अभी बर्लिन में है। तो डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त निकाला जाए, जाया जाए, क्योंकि जाना जरूरी होता है वहाँ। मैंने सुना है, आप मुझे अभी कोई बता रहा था, आप राउंड द क्लॉक काम करते हैं, आप सीक्रेट गेम्स कर रहे हैं, आप शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ प्रमोशंस के लिए आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फेस टाइम मिलता है? हाँ, एंजॉय कंप्लेन तो नहीं कर सकता खैर मैं, क्योंकि मेरी अपनी खुद की चाह थी ये। बट ये है कि नेक्स्ट ईयर से थोड़ा काम करना शुरू कर दूंगा, तो क्योंकि फिजिकली भी थोड़ा ठीक रहना जरूरी है, उसके लिए टाइम निकालना जरूरी है। यस, यू शुड। इनफैक्ट सनडांस जाएंगे? सनडांस में भी? सनडांस में नहीं जा पाऊंगा, वो सानिया चली जाएंगे उसके लिए। लेकिन ये काफी बड़ी अचीवमेंट है नवाज, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड के फेस्टिवल्स जहाँ बेस्ट ऑफ सिनेमा आता है, वहाँ आपकी ये फिल्में जा रही है, कैसा लगता है? ऑफकोर्स अच्छा लगता है और प्राउड भी फील होता है कि थैंक गॉड। वही जैसे मैं बता रहा था कि एटलीस्ट हमारी फिल्में जाती है वहाँ पे, हमारी अगर इनके थ्रू मैं अपनी कंट्री के लिए थोड़ा बहुत कुछ हो जाए इस वजह से, तो वहाँ जब जाते हैं तो पता चलता है कि ये जो फिल्म है ये इंडिया से आई हुई है, तो थोड़ा सा प्राउड तो फील होता ही है। चलिए, एक दिन मंटो है, एक दिन ठाकरे, ऐसे आपका ही डायलॉग है, कभी कभी लगता है आप ही भगवान। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ठाकरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।